देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईएमए ने यह पत्र लिखा है, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। लगातार जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, उसके बाद आज ये आईएमए ने पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है। पीएम से लिखित तौर पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, यानी कि इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की गई है। डॉक्टरों को दी जाए सुरक्षा। सीधे तौर पर आईएमए ने यह दरख्वास्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यह अपील की है, सुनिश्चित करें कि डॉक्टर बिना डर से अपने काम कर सके, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह अपील आईएमए के द्वारा की गई। आपको बता दें कि असम में हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी, वहां पर किस तरीके से डॉक्टर के साथ मारपीट की गई थी। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई थी। डॉक्टर पूरी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस तरह की घटनाएं कई और भी मिल चुकी हैं, जिसके बाद में आईएमए ने उन तमाम घटनाओं का जो उनका लेकर अपनी बात कही थी, उन तमाम घटनाओं की निंदा की थी। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार करके आईएमए ने पत्र लिखा है और तमाम डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अपील की गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री मोदी से इस पूरे मामले को लेकर दखल देने की मांग आईएमए के द्वारा की गई है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट कुछ हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली में सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट दी जा रही है। बाजार, मेट्रो जैसी जरूरी चीजें खुलने लगी हैं। हालांकि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, ऐसे में अनलॉक में कुछ ही छूट दी गई है। अभी भी कई ऐसी चीजें या क्षेत्र हैं जहां पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियों के हिसाब से छूट को बढ़ाया जा सकता है। वहीं अनलॉक की प्रक्रिया के बीच में दिल्ली में अभी क्या क्या बंद है, ये जान लेते हैं। मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी है। सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। अगर चौथे तौर की हम बात करें तो एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े कोई भी अन्य दुकान या जगह की बंद रखने की बात कही गई है, चाहे उसमें गेमिंग सेंटर्स हो या फिर अलग तरह की कोई और भी मनोरंजन को लेकर कोई क्षेत्र हो। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स को बंद रखने की बात कही गई है। बेवजह बाहर घूमने फिरने पर अभी भी रोक रहेगी। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पार्क, गार्डन अभी भी बंद हैं, यहां घूमने पर रोक अभी भी जारी है। आपको यह भी बताते चलें कि कैंटोनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं है, यानी जहां पर केस ज्यादा है वहां पर अभी भी लॉकडाउन है। सैलून, ब्यूटी पार्लर अभी बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी, लेकिन वहां पर बैठकर पीने पर पाबंदी है, सिर्फ ले जा सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते दिन 400 से कम नए केस सामने आए हैं। वहीं अब एक्टिव केस की संख्या भी 5000 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं जहां एक तरफ दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने वाले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर केंद्र की ओर से लगातार वैक्सीन मिलती रही तो हम 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 1 महीने में वैक्सीन लगा देंगे। उन्होंने कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सेंटर्स पर
काफी कम लोग आ रहे हैं। अब दिल्ली सरकार लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेशन की अपील करेगी। अब लोगों को पोलिंग सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी ताकि लोगों को टीका लगवाने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक शुरू में 70 वार्डों के अंदर ये शुरू किया जाएगा। हर हफ्ते 70 वार्ड में ये मिशन चलाया जाएगा। ऐसे करके 4 हफ्तों में इस अभियान को शुरू करने की कोशिश है। बूथ लेवल पर ऑफिसर अब लोगों के घर जाएंगे, 45+ वाले लोगों के बारे में उनसे पूछेंगे और टीका लगवाने की अपील करेंगे। अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है तो ऑफिसर्स उन्हें स्लॉट देकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 57 लाख लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। अभी 27 लाख लोगों को पहली डोज लगी है, बाकी 30 लाख को अगले 1 महीने में लगाने का प्लान है। पैंतालीस साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फिलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि 3 चरण अब तक हो चुके हैं वैक्सीनेशन को लेकर। पहला चरण वो लोग जो लोग हम तमाम लोगों की सुविधा के लिए लगे हैं, सुरक्षा में लगे हैं, डॉक्टर्स हों चाहे सुरक्षाकर्मी हों, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, उन तमाम लोगों को पहले चरण में लगाई गई थी। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 45 साल से ज्यादा लोगों के जो लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। तीसरा चरण 18 से 44 साल के लोगों के लिए था, वो उनके चरण की वैक्सीनेशन जारी थी। लेकिन अभी भी दिल्ली में जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि अभी भी जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए अब कदम उठाया गया है। कदम क्या है? ये घर घर जाकर कर्मचारी पहुंचेंगे, वहां पर उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है। 45 साल से ऊपर लोगों का, उन लोगों का स्लॉट बुक किया जाएगा और साथ में लोगों से अपील की जाएगी कि आप अपने बूथ जो सेंटर्स हैं जहां पर आप वोटिंग देने के जाते हैं वहां पर पहुंचे और वहीं पर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये कोशिश की गई है। साथ में जो मुख्यमंत्री ने जो दावा किया, उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने के भीतर ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि सभी लोगों को 1 महीने में वैक्सीन लगाने में कामयाबी मिल जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। हालांकि 18 से 44 साल के लोगों की अगर हम बात करें तो उसको लेकर अभी तक हालांकि किसी तरह की जानकारी उन्होंने नहीं दी है कि आखिरकार उन लोगों का क्या कुछ प्रावधान होगा, उनको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर, तेजी को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 45 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन लोगों की वैक्सीनेशन को लेकर जो तेजी लाने की कोशिश दिल्ली में एक बार फिर से की जा रही है। पूरे देश की हम बताएं तो आपको बता दें कि पूरे देश में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया जा रहा है। तो दिल्ली में वैक्सीनेशन को तेजी करने की जो कोशिश एक बार फिर से कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर उनका प्लान है कि सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। जो लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन लोगों को लेकर उन्होंने बात कही, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी किया है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत अभी भी है। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि उनकी जो टीम है वो घर घर जाएगी, लोगों को अपील करेगी और वैक्सीनेशन में तेजी लाने में सहयोग करने की अपील करेगी। और दिल्ली की इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ वैभव जायसवाल हैं, आम आदमी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जायसवाल साहब, रुख आपका करना चाहूंगा। दिल्ली में धीरे धीरे छूट दी जानी शुरू कर दी गई है और आज मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। जी, पहल शुरू की है, इसकी जितनी सराहना की जाए।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वैक्सीन हमें मिल रही है, हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन जो है जल्द से जल्द पहुंचे। इसी कड़ी में आज आपने अरविंद जी को सुना कि हम घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगे और जहां वोट वहीं पे वैक्सीन योजना लेकर आए हैं, ताकि जल्द से जल्द इस 4 महीने के अंदर हम सभी लोग को वैक्सीनेट कर सके। इस योजना का यही पूरा सार है, ताकि लोगों को आने वाले तीसरी वेव से पहले हम सुरक्षित कर सके। बस इसमें हमें केंद्र सरकार से एक सहयोग चाहिए कि वो समय पे हमें वैक्सीन उपलब्ध कराते रहें। जो दिल्ली की डिमांड है वो वैक्सीनेशन की, वो पूरी करते रहें। बाकी सरकार की जो जिम्मेदारी है कि लोगों को सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जा सके, इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया, उन्होंने कहा कि जहां वोट वहीं वैक्सीन। इस अभियान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और साथ में यह भी कहा गया है कि 1 महीने के भीतर 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपका कमेंट लूं उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया, जहां पर वोट वहीं पर वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल अच्छी बात है, आप जनता के बारे में सोच रहे हैं, आप जनता के लिए जागरूक फिर से हो रहे हैं, अच्छी बात है। राजनीतिकरण से दूर हटके आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है और देश हित में, जनता हित में सोचना भी चाहिए। आपको जनता ने चुना है, अच्छी बात है। मगर जहां आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जहां आप बात करते हैं जल्दी लगाने की और जहां आप बात करते हैं सेंटर बढ़ाने की, तो वहां शंका होने लगती है। आप राजनीतिकरण देखने लगता है आपका इस काम में भी। इस चीजों से आप बचना नहीं चाहते, आप इस पे और प्रथम आगे आके राजनीति करना चाहते हैं कि दृष्टियों में कमी है। वो दृष्टियों में कमी क्यों है? क्योंकि आप वैक्सीन का जो काम आपने अभियान चालू करा, आपको क्या जरूरत थी? पिछले टाइम में आपने एकदम 370 एकदम सेंटर बढ़ा दिए जी, जब आपको वॉलंटियर्स काम के लिए नहीं है। पहली चीज तो आपने क्यों करा? आपको केंद्र को नीचा दिखाना था, इसलिए करा। वैक्सीनेशन की आप कमी कह रहे हैं, आप ऑर्डर नहीं दे रहे। अरे भाई, आप इतना जीएसटी से जो इतना लाखों करोड़ों रुपए आपने इकट्ठा किया, टोल टैक्स से, दुनिया भर की जो कमाई हाउस टैक्स से जो आप करते हैं, उसे निकालिए। आप क्यों नहीं ऑर्डर करते, क्यों नहीं मंगाते? आप क्यों नहीं आपने पहले बोला? जब राज्य सरकारों को बोल दिया गया है कि आप वैक्सीन लगाइए। आपने पंजाब का उदाहरण आपने देखा क्या हुआ? वैसे आज भी भारतवर्ष के अंदर कम से कम 2.5 करोड़, अभी 2.5 करोड़ वैक्सीन अभी भी ड्रॉप है लगाने के लिए, जो कई सरकारों ने पूरी नहीं की है जी। दिल्ली में भी वैक्सीनेशन चल रहा है, मगर ये किस स्तर पे और किस तरह चलाना चाह रहे हैं, ये इनकी मंशाएं और ये अपना रुख सीधा सही। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, उन्होंने सहयोग की बात कही है, केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी। क्या सरकार सहयोग करेगी? उनको वैक्सीन की कमी नहीं होने देगी? अभी देखा आपने 2 दिन पहले कि श्री राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट अपने ट्विटर पे दी थी कि वैक्सीनेशन की नीति के विषय में। आप ये बताइए, अगर जो वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, अगर उसका सिस्टम या नीति नहीं होती तो सब राज्यों में क्या एक साथ शुरू हो पाता? जी, नहीं हो पाता ना। हर राज्य, चाहे वो साउथ भारत को
चाहे उत्तर भारत हो चाहे पश्चिम भारत हो, सब में वैक्सीनेशन एक साथ चालू हुआ और हर राज्य और हर मुख्यमंत्री अग्रिम होकर इस काम को कर रहा है। मेरे को ऐसा क्यों होता है कि हर समय विवादों में श्री केजरीवाल साहब ही क्यों आते हैं? क्या कोई आप बिना राजनीतिकरण के काम नहीं कर सकते? पर देखिए, जो सरकार भारत की बैठी है वो सब राज्यों के साथ समन्वय बना के काम कर रही है और उसका काम भी करने का। लेकिन आप तो कम से कम सहयोग करेंगे सर दिल्ली का। दिल्ली का सहयोग कैसे? दिल्ली भी तो भारत में ही है, सहयोग क्यों नहीं करेंगे? ठीक है सर, आप सहयोग लेने के बाद भी आप एलिगेशन लगा रहे हैं। आप सहयोग लेकर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, इसी का मैं जवाब ले लेता हूं। जायसवाल साहब, सहयोग ले भी रहे हैं आप, उसके बाद भी विवाद खड़ा कर रहे हैं और आपके इस अभियान से और राजनीति तेज होगी। मैं अपने भाई प्रदीप जी से पूछना चाहता हूं कि आपके ही एक मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि हमसे सीखो कि 2 लाख वैक्सीन अगर दे दी है केंद्र ने तो उसे एक दिन में खर्च नहीं किया जाता है, उसे 4 दिन कैसे चलाया जाता है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान लोग हैं और अगर उनको 365 वैक्सीन दे दी जाए तो साल भर तक इस योजना को चला सकते हैं। बशर्ते अरविंद केजरीवाल जी की दिक्कत क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसी से दिक्कत है। नहीं सर, जायसवाल साहब एक वैलिड सवाल ये भी ना कि जब वैक्सीन नहीं है। जायसवाल साहब, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जी सर। आप थोड़ा सा, मैं एक छोटी सी, बिल्कुल आप सरकार राज्य में बैठे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैक्सीन का, आई अप्रिशिएट। आप थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एक वैक्सीन सेंटर पे एक दिन में कितने लोगों को लग पाती है? अगर आप पे आकलन हो या आंकड़ा हो तो प्लीज बताएं, नहीं तो मैं इसको क्लियर करूंगा। बताऊंगा। मैं प्रदीप जी से ये कहना चाहता हूं कि क्या आज के डेट में जब ये महामारी फैली हुई है पूरा देश में, बहुत छोटा सवाल और हमारे मोहित जी हम बात रखना चाह रहे हैं मोहित जी कि अगर हमारे देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ लोग की जनसंख्या का ये देश है और हमें अगले आने वाले तीसरे वेव से बचाना है। दूसरे वेव में कैसी भयावह स्थिति रही मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर केंद्र और राज्य मिल करके, क्या हम ये प्रदीप जी ये उचित लगेगा कि हमारे पास कितने सेंटर है उसे प्रतिदिन कितने लोगों को लगाई जा सकती है, या प्रदीप जी ये कहेंगे कि आओ केजरीवाल जी हम और आप मिल करके एक ठीक है जायसवाल साहब, आप 45 साल से ऊपर के लिए आप केंद्र पे ठीक है रखोड़ सकते हैं, लेकिन 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए क्या, वो कब तक इंतजार करेंगे सर? नहीं भटनागर जी आपकी बात होगी सर, मैं उसका कमेंट ले रहा हूँ। मोहित जी इस बार के बजट में 36,000 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान रखा गया था। आपको भी याद होगा, प्रदीप जी को भी याद होगा। अगर भारत में 150 रुपए में केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदती है और 140 करोड़ लोग हैं, 2 डोज अगर दी जाती है तो 36,000 में से 30,000 करोड़ खर्च होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो बजट कहां गया प्रदीप जी? आप 18 से 44 वर्ष की बात करते हैं, मैं पूरे 140 करोड़ लोगों की बात करता हूं, आपके प्रावधान की बात करता हूं, आपके नियत की बात करता हूं, और आप राजनीति छोड़ के अगर एक साफ और सुथरी नियत की सरकार आपसे सहयोग खुल के मांग रही है। नहीं ठीक है जायसवाल साहब, उन्होंने एक सवाल ये पूछा, आपने तंज कसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर, उन्होंने पूछा कि एक सेंटर पर कितने लोगों का वैक्सीनेशन 24 घंटे में हो पाता है? नहीं पूरे दिन में पूछ रहा हूं कि आप कितनी वैक्सीन की उपलब्धता करा सकते हैं, कितने सेंटर, एक सेंटर में कितने लोग को वैक्सीन लगाया सकता है, मुद्दा ये नहीं है। बिल्कुल आप वैक्सीन पटाखा जी करें, जितनी वैक्सीन आप मुहैया कराएंगे उतनी ही ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन किया जाएगा। ठीक है जायसवाल साहब सुनिए, मैं बताता हूँ जी। जितने भी दिल्ली सरकार के वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं, मैं इन लोगों की करनी बताता हूँ। एक वैक्सीन सेंटर में पूरे दिन में मिनिमम से मिनिमम 120 और 130 लोगों को लाभ पाती है। वही 136 वैक्सीन दे दीजिए, साल भर योजना चलेगी। नहीं सुन लीजिए जायसवाल साहब, सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ना और आप खट्टर जी वाला फार्मूला बता रहे, 365 वैक्सीन लेके साल भर चलाओ, 365 वैक्सीन लेके साल भर चलाओ, फार्मूला है आपका। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने स्वास्थ्य सचिव से पूछ सकते हैं, आपकी वैक्सीन प्रदीप जी मैं आपसे एक आश्वासन लेना चाहता हूँ, मैं आपसे एक आश्वासन लेना चाहता हूँ। दिल्ली की 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, आप हमें 2.5 करोड़ वैक्सीन कर दीजिए, हम कैसे वैक्सीनेट कर दें, सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए, हम आपको बताएंगे। आप 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के 2.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए, हम कैसे और किस तरह लगाएंगे ये फार्मूला हम आपको दे देते हैं। आप राजनीति ना करिए, आप बहसबाजी ना करिए, आप ये बताइए आप वैक्सीन कब उपलब्ध कराएंगे, आप उसमें जायसवाल सर
जसपाल साहब, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आपके पास ही रुक करूंगा, लेकिन उनका वैलिड पॉइंट है, एक सेंटर पर अगर आप 120 लोगों को 24 घंटे में लगा रहे हो तो एक घर घर जाकर के लोगों को बुला करके वहां पर सेंटर खोलने का फिर अर्थ क्या रहा? मोहित जी सुनो, बता रहा हूँ, उसके बता रहा हूँ आपको मैं। मोहित जी, कहीं कहीं सेंटर पे पूरे दिन में 60 लोगों को भी लग पाती है। और सुनो, तो दिल्ली के अंदर एक वैक्सीन लगाने में कितना टाइम लगता है? एक वैक्सीन लगाने में कितना टाइम लगता है? नहीं ठीक है, मैं इसी कमेंट पर आऊंगा, प्रदीप भटनागर सर आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। प्रदीप भटनागर जी, रुख में पहले आप ही का करना चाहूंगा, उसके बाद जसपाल साहब का जवाब। दिल्ली सरकार के जितने भी वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के अधीन चल रहे हो या खुद चला रहे हैं जी, कहीं कहीं आपको बताता हूँ कि 10 बजे वैक्सीन शुरू होता है काम इसका लगने का, और कहीं 2 बजे 12 बजे तक आदमी लगवाने वाला नहीं होता जी। ये वाकई में कह रहे हैं स्पीड से कैसे लगवाएंगे, इनकी स्पीड में बताता हूँ। 10 बजे 9 बजे वैक्सीन सेंटर चालू होता है, 12 बजे के बाद एक आदमी नहीं होता लगाने के बाद। एमरजेंसी देखिए कितनी है इनकी। पहली चीज, कहीं कहीं ऐसे सेंटर हैं वहां 80, 60, 120 तक लग पाते हैं। सुनिए जसपाल जी, मैं खत्म करूंगा, बोलिएगा फिर मैं आपको सुनूंगा। जसपाल साहब उनका कमेंट एक बार पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आप ही का आपको सुनूंगा मैं। जो भी इसको लेकर आप बात करना 11 बजे तक कोई आता नहीं है। जसपाल साहब ऐसे फिर बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप बहुत जिम्मेदार सरकार के आप नुमाइंदे दिल्ली में हैं। सर आप सुनिए इतनी ना। बड़ी अभियान आपने शुरू किया सर, एक बार थोड़े से मैं आपको कुछ जी, चीज दिखा रहा हूँ। आपकी सरकार का आप ही को दिखा रहा हूँ, आपके संज्ञान में नहीं है क्योंकि आप एसी में बैठे हैं। चलिए आप सुनिए और इस पे काम कीजिएगा। अब आइए, अब सर अपने कमेंट पूरा उसके बाद में देखिए जसपाल साहब, हाँ मोहित जी देखिए, ये जो वैक्सीन सेंटर चलाना चाह रहे हैं, पहले ही आप दुरुस्त करें। जायसवाल जी फिर बीच में बोलना है, आप सुने ना। आप पहले चीज, आप जायसवाल जी सबसे पहले आप वैक्सीन सेंटरों को दुरुस्त करें, किस पे कितने लोग आ रहे हैं, किस पे लोग नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अगर सरकार पे एजुकेशन लगाएंगे, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए ना। चलिए ठीक है, जायसवाल जी आप ठीक है, उनकी बात सुनते हैं, इस पर उनको विवाद है नहीं। वैभव जायसवाल साहब क्या कहना चाहते हो, लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं, फिर और सेंटर्स बनाने का फायदा क्या? जायसवाल जी बहुत जिम्मेदार पार्टी के सरकार में बैठे हैं, लोगों के अंदर भ्रम फैल चुका है। ये बता सकते हैं कि जो है सर ये बात तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर, लोग कम कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं। तो वैक्सीन है नहीं ना मोहित जी, दे नहीं रहे हैं। 2.5 करोड़ की जनसंख्या जैसा छोटा राज्य है, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अंदर क्या हो रहा होगा आप ऐसे परिस्थिति से समझ सकते हैं। आप 2.5 करोड़ की जनसंख्या वाले छोटे राज्य को जब वैक्सीन देंगे ना उसकी जरूरत के अनुसार, तो लोगों के अंदर ये बात हो चुकी कि वैक्सीन है नहीं। प्राइवेट अस्पतालों में जाइए, वहां मोदी जी डायरेक्ट वैक्सीन पहुंचा दे रहे हैं। वहां पे आप 150 की वैक्सीन को 5100 रुपए देके होटल के कमरे में खाना खाइए, जो मोदी जी की योजना है। बात वो लोग आपके लिए कहते हैं सर, बीजेपी आपके लिए कहती है कि ये काम आप कर रहे हैं। नहीं, ये आरोप हमारा है कि जब वो प्राइवेट अस्पतालों को बेचेंगे वैक्सीन, आप जहां पे मुफ्त वैक्सीन लगा सकते हैं, 36,000 करोड़ का आपने बजट पास किया था, वो पैसा फिर कहा गया प्रदीप जी, वो पैसा कहा गया, जो बजट में पैसा पास हुआ था, आखिर वो किसके खर्च में चला गया?
नहीं ठीक है ठीक है जायसवाल साहब, इस पर कमेंट लूंगा भटनागर जी का, लेकिन वैभव जायसवाल जी, जब वैक्सीन ही नहीं है तो फिर ये इतनी सेंटर्स खोलने का फायदा क्या? दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, आप लोगों को याद होगा कि इन सेंटर्स को खोलने का फायदा क्या? नहीं मोहित जी, बात तो वही हो गई कि हम कोरोना का इंतजार में बैठे रहे और हम बेड के इंतजाम ही ना करें। हम वैक्सीनेशन मांग रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम उनके सामने अगर जा रहे हैं, हम बड़े भाई के रूप में केंद्र को देखते हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि आप हमें वैक्सीन दो, हमारे इंतजाम पूरे हैं। कल को आप वैक्सीन दे दो, फिर आप कहोगे आपके पास सेंटर नहीं है, तो हम अपने सेंटरों के इंतजाम कर रहे हैं। आप वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन लगाना हमारा काम है, हम सुचारू रूप से उसको पूरा करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, जवाब ले लेते हैं। दो चीजें आप बोल रहे हैं प्रदीप भटनागर जी, एक तो उन्होंने बजट को लेकर जो 35,000 करोड़ को लेकर अनाउंस किया गया था बहुत बढ़ चढ़कर, उसको लेकर कोर्ट ने भी पूछा है, हालांकि जवाब अभी दाखिल नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने कमेंट ये किया है कि भाई अगर हमें सेंटर देगा, हमने तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं लगाने की, लेकिन अब वैक्सीन आपको मुहैया करानी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इनकी मंशा है। आपने ऑन रोड का अभी काम चालू करा, गाड़ी में बैठ के वैक्सीन लगवाई, कहां से प्रेरणा ली? उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरणा ली आपने, मगर आपने उसका निकाला पैसा। जब आप बोल रहे हैं तो वो भी शांत है सर। जहां आप नहीं सर, ठीक है, मैं आप दोनों का कमेंट लूंगा। एक और छोटे से ब्रेक पर हमें जाना हो रहा है, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर कराउणी है तुसीं, थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जायसवाल साहब अपनी बात आप करना, लेकिन उससे पहले प्रदीप भटनागर जी, दो पॉइंट उन्होंने उठाए। एक तो 35,000 करोड़ का बजट और दूसरा सहयोग आपका चाहिए, व्यवस्था उन्होंने कर दी। अब देखिए बजट के ऊपर आइए। जितनी पहले राउंड में वैक्सीनेशन चालू हुई पूरे भारतवर्ष के अंदर सरकार ने भेजी जी, वो किस तरह करी सरकारों ने के अंदर, राज्य सरकारों ने, वो हमने सबने देखा जी। राजस्थान में देखा हमने, छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, केरला में भी देखा, दिल्ली में भी देखा हमने, और उत्तर प्रदेश में भी देखा, और मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा, और महाराष्ट्र के अंदर भी देखा। मगर ये रोना तो रोते हैं, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। आज भी आप पोर्टल पे आइए, दिल्ली सरकार के वैक्सीन उस पे आज भी इंजेक्शन जगह जगह चल रहे हैं। और मैं बता दूं आज भी इनके संज्ञान के लिए, आज भी 33 लाख इंजेक्शन ड्रॉप और जब लगे आज भी उपलब्ध हैं। और ये जो फिर प्रदीप भटनागर जी, सवाल ये उठता है कि वैक्सीन उपलब्ध है तो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आप ही ने बताया कि कहीं कहीं सेंटर्स पर 60 जा रहे हैं, कहीं पर 120 जा रहे हैं। मैं बताता हूँ जी। देखिए आज जो है अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि ये लोग अभी अपने प्रदेश के अंदर 45 वर्ष की आयु के लोगों को पूरा नहीं कर पा रहे। अब आते हैं, देखिए छोटा जायसवाल साहब आऊंगा मैं। देखिए दिल्ली, सुन लीजिए, देखिए मैं आपको मैं एक थोड़ा सा आपको जायसवाल जी बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा आप भी। कोई आप किसी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बता देना ये भी चीजें। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन खुला, किस तरीके से खुला देखा? बाकायदा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विभिन्न मार्केटों में कॉलोनियों में जाके घोषणा करी, अगर कोई भी व्यापारी दुकान खोलेगा उसकी 45 वर्ष से आयु ऊपर होनी चाहिए, उसके दोनों इंजेक्शन लगे होने चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं दिल्ली का रुख करता हूं, वो समझ गया आपका पॉइंट। मैं दिल्ली का रुख कर रहा हूं। दिल्ली में आखिरकार क्यों नहीं हो रहा खोलने के लिए दिल्ली में रणनीति क्यों नहीं बनाई आपने?
इस बारे में आप क्यों नहीं बताते? आपका वैक्सीनेशन क्यों स्लो चल रहा है? मैंने आपसे पूछा कि आपके वैक्सीन सेंटर जितने भी चल रहे हैं बात तो दोनों कि हमने वैक्सीनेशन भी दे दिया, वैक्सीनेशन स्लो चल रहा है, आप ज्यादा सेंटर खोल रहे हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? आपसे बात नहीं, मैं आऊंगा जसपाल साहब, आप ही करूंगा, रुक जाइए। मोहित जी 45 वर्ष की आयु के क्लियर रहो। नहीं ठीक है प्रदीप पटनागर जी, ठीक है। नहीं जसपाल साहब का रुक करूंगा, जसपाल साहब आऊंगा आपके पास एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं जसपाल साहब, उसके बाद मैं आपका रुख करता हूं, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जवाब दूंगा। जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। जयसवाल साहब, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, व्यवस्था को लेकर आप अपनी बात कर रहे थे। मोहित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद बड़े भाई प्रदीप जी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या कहनी है, ना ही वो समझा पा रहे हैं। कभी वो कहते हैं वैक्सीनेशन ज्यादा है, कभी कहते हैं आपके पास वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, कभी कहते हैं आप एक दिन में कितने लोगों को लगा पाओगे, हम उस हिसाब से वैक्सीन दें। नहीं, उन्होंने रणनीति को लेकर सवाल उठाया सर कि आपके पास व्यवस्थाएं हैं लेकिन आप रणनीति आपकी ठीक नहीं है। नहीं, रणनीति कैसे नहीं ठीक है मोहित जी? मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास सेंटर है, बात वही है कि इनको हर चीज में राजनीति करनी है। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा 2 दिन से चल रही कि हम कह रहे हैं हम राशन जो है घर घर पहुंचाएंगे, ये कह रहे नहीं आप राशन माफियाओं द्वारा बेचिए, हम लोगों को राशन जो माफिया उनको हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं हम जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो इनकी नीति है कि ये निजी अस्पतालों को बेचेंगे वैक्सीन, हमको वैक्सीन देंगे नहीं क्योंकि वहां बेचने में इनको फायदा, इनके कमीशन सेट होंगे। मैं खुले तौर पे आपसे बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि शायद कमीशन सेट है, इसीलिए ये सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पे अभाव पैदा कर रहे हैं और आप निजी अस्पतालों पे जाइए, पैसे देके 150 की वैक्सीन को 900 देखिए यहाँ पर भी फिर द्वंद्व पैदा हो रहा है कि आप ये बताएं कि 18 से 44 साल के लोग हैं उन लोगों की वैक्सीन आपके पास नहीं है या फिर 45 से ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों की वैक्सीन आपके पास नहीं है। 2 चरण की अलग अलग वैक्सीन है, आपके पास कौन सी वैक्सीन है? मैं मोहित जी बड़े जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं। आज अभी अगर प्रदीप जी ये वादा करते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, मैं आपको अगले 1 महीने में 2.5 करोड़ वैक्सीन दे रहा हूं। हम लोग ये आपसे वादा करते हैं कि 18 से 44 वर्ष वाली भी जो वैक्सीन की बात आप कर रहे हैं वो तत्काल शुरू की जाएगी। जैसा कि अभी प्रदीप जी ने कहा सर वैक्सीन 2.5 करोड़ आप मंगा तो लोगे लेकिन लगवाने के लिए लोग भी तो आए। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि आ नहीं रहे लोग। बिल्कुल नहीं मोहित जी बिल्कुल आएंगे। लोगों के अंदर ये भ्रम फैला चुके हैं कि वैक्सीन नहीं है। ये नूरा कुश्ती जो इन्होंने पैदा कर दी है केंद्र ने, और केंद्र हर राज्य से लड़ रहा है, कभी झारखंड से लड़ता है, कभी महाराष्ट्र से लड़ता है, कभी राजस्थान से लड़ता है, पंजाब से लड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है मोहित जी, वहां पे भी हालात ये हैं कि मैं 44 वर्ष के अंदर आता हूं, मैं आपको अपने मोबाइल से OTP खोल के दिखा सकता हूं। प्रतिदिन मैं वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने के लिए 10-10 बार लॉग इन करता हूं, लेकिन मुझे वैक्सीन लगाने के लिए 45 वर्ष नहीं ठीक है, भटनागर जी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात ये भी कही कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक की जो व्यवस्था की गई है, जो दुकान वाले लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया गया, उनसे पूछा गया, उनका वैक्सीनेशन कार्ड देखा गया। अभी तक 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन की कोई सुविधा नहीं है। मैं अभी खोल के आपको दिखा दूंगा पोर्टल, आप अभी कर लीजिए लाइव। गोरखपुर के अंदर पिन कोड है 273001।
आपको प्राइवेट अस्पताल है लाइफ केयर, वहां पे वैक्सीन लगाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन एक सिंगल वैक्सीनेशन सेंटर 18 से 45 वर्ष के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपके लाइव चैनल पे बैठ के आपको गारंटी दे रहा हूं। प्रदीप भटनागर जी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन बात फिलहाल दिल्ली की हो रही है जी, बात दिल्ली की फिलहाल हो रही है। उन्होंने एक सुझाव अपनी बात तरफ से कही है, रणनीति को लेकर सवाल उठाए हैं। दिल्ली की रणनीति ठीक नहीं है सर? दिल्ली की रणनीति तो इन्होंने अपने आप खुद कह दी कि आप वैक्सीनेशन सेंटर पे इतने लोगों को ही लगा पाएंगे, 60 लोगों को ही लगा पाएंगे। इन्होंने पहले ही आरोप लगा दिया, हम कह रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं। हमने आज आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा? आज तो यही कहा, जहां वोट वहां वैक्सीन। हम आप लोगों को जागरूक नहीं कर पाए जायसवाल साहब? हम जागरूक नहीं कर पाए, ये कैसे आप कर सकते हैं? आज की परिस्थिति में मोहित नहीं, लोग जब आ नहीं रहे तो उसका अर्थ क्या हुआ सर? नहीं, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि वैक्सीन नहीं है, ये भ्रम फैला दिया गया, लेकिन तो लोगों को जागरूक करना भी। आप दोगे नहीं, वैक्सीन आप दोगे नहीं, दिल्ली सरकार वैक्सीन नहीं बनाएगी, ये आपको भी पता है। वैक्सीन का जो अथॉरिटी है, जो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो केंद्र नहीं, ठीक है। प्रदीप भटनागर जी का मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, रुख में आपको करना चाहूंगा, उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर ही सवाल खड़े किए। आप तो वहां की रणनीति का बखान कर रहे थे, आप बता रहे थे कि वहां की रणनीति को दिल्ली अपना रही है, उसी को लेकर सवाल उठाएं। रोहित जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी जी, उम्मीद है जायसवाल जी बीच में नहीं बोलेंगे। जी जी। उत्तर प्रदेश की पूरे की गारंटी तो मैं लेता हूँ और जिम्मेदारी के लेता हूँ और आपके टीम माध्यम पे लेता हूँ। जायसवाल जी को जहां कहो वहां झूठा करार दे दूंगा, ओपनली चैलेंज कर रहा हूं इनको। पहली चीज नहीं, निजी की जरूरत नहीं है, पर आप अपनी बात नहीं मैं बोल आइए, मैं एक मिनट लूंगा केवल मैं आपसे। देखिए आज इनकी देख करनी कैसी है। 2015 से और 2019 तक इन्होंने कोई भी चिकित्सा के लिए काम नहीं किया, ठीक है, जिसकी शाबाशी लेते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर। जुलाई के अंदर 2020 में महामारी पहले भी आई थी, पिछले साल को 2020 में, और देखा भी इन्होंने जो जुलाई 2020 से 10 महीने तक एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा। दूसरी महामारी तक जो आई, सर मैंने पीछे बोलने के लिए मना करता, प्लीज पीछे ना बोलना।
सर जयसवाल साहब मैं रुख आपका करूंगा, आप बात बहुत जिम्मेदार, उनकी बात भी पूरी हो जाने दीजिए। उनके जब आप बोल रहे थे वो नहीं बना के रखें, गरिमा बना के रखें। नहीं जो भी आपत्ति है आपको आपत्ति कीजिएगा, ठीक है भटनागर जी। नहीं जयसवाल साहब देखिए मैं रुक करूंगा अपने गाल और कान, ठीक है भटनागर जी, ठीक है ठीक है। देखिए इनकी करनी बताता हूँ, 2015 से लेकर 19 मार्च तक दिल्ली सरकार ने एक भी अस्पताल चालू नहीं किया। 2013 में 13-14 में अस्पताल तैयार होने निर्माण जो शुरू करा था ना, दिल्ली की जनता को कम से कम 17,000 बेड मिलते अगर ये चारों अस्पताल चालू कर देते। क्यों? द्वारका इतनी दूर पड़ता है इरविन हॉस्पिटल से लेके और ऑल इंडिया मेडिकल से। अगर वहां द्वारका में जो हॉस्पिटल 2013 में शुरू हुआ था अगर वो तैयार हो चुका होता तो वहां कितने सौ लोगों को अगर बुलेट चिकित्सा ट्रेन मिलती। तैयार- सुनिए सर, फिर भी कहाँ जयसवाल साहब आप बुलेट ट्रेन पे पहुंच गए, अभी तो लोगों को वैक्सीन मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, आप बुलेट ट्रेन पर जा रहे हैं। नहीं ठीक है जयसवाल साहब देखिए कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं रुकाती का करूंगा। नहीं जयसवाल देखिए आप अनुभवी व्यक्ति हैं, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। आप कहाँ चले जा रहे हो? नहीं जयसवाल साहब ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं देखिए योगी जी नूरा कुश्ती कर रहे हो। नहीं देखिए आप दोनों से मेरी अपील है, शांति बना के रखें। मैं जयसवाल साहब का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम फिर से जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। जयसवाल साहब आपसे निवेदन है एक बार उनकी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद में रुख आप ही का करूंगा। प्रदीप भटनागर जी अपनी बात पूरी करें। पहले तो मैं बता दूं, पहले जयसवाल जी को संज्ञान दे दूं, ये जो 2.5 करोड़ लोग 2.5 करोड़ कई बार बोल चुके हैं ना, पहले तो संज्ञान में आपने ले लिए। गोरखपुर से आप यहाँ आके बैठ तो गए आप, नहीं दिल्ली के विषय में आपको पता नहीं। सुनिए पहली चीज आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि दिल्ली की जनसंख्या कितनी है। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहिए कितने लाख मजदूर यहाँ से प्रवास करके अपने प्रदेश चले गए, कहाँ ये पता होना चाहिए। कितनी पॉपुलेशन दिल्ली में आपको ये नहीं पता। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि दिल्ली के कितने लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, तो आप बता नहीं पाएंगे। प्रदीप भटनागर देखिए निजी प्रदीप भटनागर जी ठीक है, हमारी चर्चा का विषय मेरा सवाल है, हमारी चर्चा का विषय ये है। देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जनता ना मोहित जी मैं देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप केंद्र सरकार को खूब गाली बकिए, राहुल जी के साथ बैठ के डंडा मारिए खूब और खूब बदतमीजी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब सवाल का फोकस करना होता है तो आप भागा मत करिए, बहस मत करिए, बीच में बोलिए मत करिए। आप सवाल सुनो और हमें झूठा और हमें एक समय खत्म कर रहा हूँ और हमें आप झूठा, हम आपके साथ बैठे डिबेट कर रहे हैं, हमें आप झूठा साबित करो। हम चाहते हैं अच्छी बात है, मगर मेरे तो केवल 2 सवाल है 3। पहला सवाल मेरा यह है कि कितने लाख लोगों को वैक्सीन दिल्ली में लग चुकी है। दूसरी दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन है आप ये बता दीजिए। तीसरी जो 35 लाख मजदूर चले गए उन्हें आप कहाँ गिनते हैं, जो दिल्ली के निर्माण के लिए आए थे जिनको आपने भगा दिया, आपके अभी क्लियर हो जाएगा। और जो 30 से 35 लाख अभी जो डोज पड़ी है वो कहां पड़ी है ये बता दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। जयसवाल साहब रुख मैं आपका करना चाहूंगा, तमाम सवाल उन्होंने पूछे, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी होगा कि आप जो मोहल्ला क्लिनिक जो तैयार किए गए थे उनकी व्यवस्था इस महामारी में उन लोगों ने क्या भूमिका अदा की है? जयसवाल साहब क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। आपको आ रही आवाज? जी अपनी बात पूरी करें सर। पूछा कि मोहल्ला क्लिनिक से क्या महाराष्ट्र संजीव झा जी से, उन्होंने कहा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मोहल्ला क्लिनिक है बताइए उसमें क्या दिक्कत है, साहब बंद पड़े हुए हैं, वहाँ गाय घूम रही है। संजीव झा जी ने कहा आप कल सुबह 6 बजे पहुंचिए, जिस मोहल्ला क्लिनिक पे मैं आ जाता हूँ। वो पहुंच गए, उन्होंने वीडियो बनाया, फोन लगाया, घुमा के दिखाया कि दवा मिल रही है कि नहीं, डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं, पैथोलॉजी चल रही है कि नहीं। इन लोग को टीवी पे बैठ के झूठ बोलना बड़ी अच्छी तरह आता है। नहीं देखिए जयसवाल साहब ये सवाल उनका नहीं, सवाल ये मेरा है, उनके सवाल बाकी के लिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मोहल्ला क्लिनिक की भूमिका क्या रही इस बार इस महामारी से निपटने में? बिल्कुल मोहित जी, मोहल्ला क्लिनिक
जिस आशय से बनाए गए थे वो अपना काम कर रहे हैं। अभी की जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, वो कोरोना की है। इसमें हमें ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की जरूरत थी, हम उस पर बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हमने कभी नहीं कहा कि हम आईसीयू बेड लगाए हुए हैं। वहां पे जनरल इलाज के लिए जो जनरल दवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। जहां पे डॉक्टरों की कमी हुई वहां पे फिर उनको शिफ्ट जरूर किया गया, लेकिन ये जरूर हुआ होगा कि अगर किसी जगह पे, किसी विधानसभा में अगर 1000 करूंगा आपका नहीं भटनागर जी आऊंगा मैं जसवाल साहब आपका भी कमेंट पूरा करवाऊंगा। उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति है? जिस तरीके से आप मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अपनी बात कह रहे हैं, इस तरीके से सर मेरा सवाल आपसे भी होगा कि तैयारी फिर आप लोगों की तरफ से भी नहीं थी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर तैयारी नहीं होती ना तो पूरे भारत में जैसे वैक्सीनेशन चला है ना, चलता नहीं। मैंने 3 सवाल करे, 3 सवाल का एक जवाब नहीं आ पाया कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोगों को इंजेक्शन लगा चुके हैं आप, कितने मजदूर जो प्रवासी चले गए उनका आपने कहां जोड़ दिया। आप उस चीज का आपने जवाब दिया नहीं, आप पहुंच कहां जाते हो? आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? अगर आप हमसे सवाल करते, मैं तो चाहता हूं, मैं विपक्ष में बैठा हूं, आप हमारी बेइज्जती कीजिए, बोलिए हमें, हम गलत हैं और हम झूठ बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मगर हमारे सवालों का जवाब दो दीजिए। आज भी 35 लाख डोज जो दिल्ली के अंदर है वो कहां है? ये अपनी मर्जी से वैक्सीन सेंटर चलवाते, कभी भी भागे लिखवा देते, चिट लगवा देते हैं, वैक्सीन खत्म हो गई। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार पे एलिगेशन हो कि ये वैक्सीन नहीं दे रहे, मगर जो वैक्सीन इन्होंने रोक रखी है, छुपा रखी है, उसके बारे में नहीं बताते हैं। अब इनकी वैक्सीन नीति बताता हूं, आपकी बताता हूं मैं आपकी। मोहित जी, आपने 1000 बनाया, आपने मोहल्ला क्लिनिक जी, चलिए मोहल्ला क्लिनिक 8000 छोड़िए, 1000 बनाए, 900 तो चल रहे होंगे, 100 चलो 100 बंद होंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो बुनियादी जो सुविधाएं वो वहां पर मिल रही है। सर मैं बहुत जनरली बात कर रहा हूं, मैं तो आपने दुनिया भर के स्कूल घेर रखे हैं, डिस्पेंसरी घेर रखी है। अगर 1000 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अगर वैक्सीन सेंटर चलता होता प्रॉपरली मोहल्ले के अंदर, मेरी बात समझ रहे? सर मैं बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं मैं। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक, नॉट ए रोड क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि मोहल्ले के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अगर ये वैक्सीन सेंटर चलाते होते और 1000 मोहल्ला क्लिनिक में अगर वैक्सीन लगती होती तो आप बताइए डेली कितने लोगों को लग चुकी होती? यकीनन। ठीक है, इस पे जवाब ले लेता हूँ। वैभव जायसवाल जी, पूछे क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टाफ भी होगा 4-6 लोगों का, नहीं जो उन्होंने बाहर से हायर कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस पे जवाब भी ले लेते हैं। जायसवाल साहब, उन्होंने अपने जो सवाल पूछे थे, दिल्ली में वैक्सीन कितने लोगों को लगी है, किस तरह की स्थिति है, लेकिन साथ में मोहल्ला क्लिनिक में ही क्यों व्यवस्था नहीं की गई वैक्सीन की? हाँ, प्रदीप जी को मैं बताना चाहता हूँ कि शायद प्रदीप जी को नहीं मालूम होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से संक्रमण के रूप में फैलती है। शायद प्रदीप जी को नहीं मालूम था, काफी समय से शायद वो सामाजिक उसमें से बाहर थे। मोहल्ला क्लिनिक एक कॉम्पैक्ट जगह है मोहित जी। हमको वैक्सीनेशन करना है और बचा के करना है और अच्छे से करना है। हमने स्कूलों में किया है, कितनी बेहतर सुविधा दी है। अगर आपको नहीं मालूम था तो मैं लेकर के घुमा दूंगा अपने प्रदीप जी को, कि दूर दूर बैठा करके लोगों को भी संक्रमित होने से बचाना है, अपने स्टाफ को भी बचाना है। तो हमने मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं किया?
हमने क्यों आप कह रहे हैं कि वहां पर उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है सर? नहीं, उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हमने मोहल्ला क्लिनिक दूसरे पर्पज से बनाया था जी, और हमने जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे लोग आएंगे, लाइन लगाएंगे, बैठेंगे, तो हमें बड़ी जगह चाहिए। हमने स्कूलों में प्रॉपर व्यवस्था दी है, पैसे की व्यवस्था दी है, लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखा है। आप बड़ी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, बड़ी जगह की आप बात कर रहे हैं। जसपाल साहब, उन्होंने ये भी पूछा कि दिल्ली में अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगी है? जो मजदूर वहां पर काम करते थे वो लोग अपने राज्यों में चले गए, उन लोगों को आपने कहां इंक्लूड किया? और जो वैक्सीन अभी भी मौजूद है दिल्ली में वो कहां है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके साथ सांसद कहाँ है जी? इनके एमसीडी की जो व्यवस्थाएं थी वो कहाँ है? आखिर ये लोग कहाँ हैं? इनकी जिम्मेदारियां कहाँ हैं? मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ उनसे सवाल कि इनके साथ सांसद कहाँ घूम रहे हैं, कौन से चुनावी रणनीति पे हैं, कौन से चुनावी राज्य में जा चुके हैं, आखिर उनकी जिम्मेदारियां क्या है? क्या दिल्ली की जनता ने उनको वोट नहीं किया था? अरविंद केजरीवाल के साथ आवाज उठाते हुए वैक्सीन क्यों नहीं मांग रहे हैं केंद्र से? जब वो जाएंगे चुनाव में दोबारा तो उनसे जब जनता पूछेगी जब हमें वैक्सीन लगाना था तो आप कहाँ थे? इनके एमसीडी के जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कहाँ पे है? हमने कहा मोहल्ला क्लिनिक बेकार है, एमसीडी के स्वास्थ्य केंद्र में यही खुलवा दें, केंद्र की तरफ से व्यवस्था करवा दें। 36,000 करोड़ का इन्होंने बजट कर रखा था, वो बजट ये कब यूज करेंगे ये बता देंगे। आप बजट को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं। मैं सर आपका जब सवाल भी पूरा करूंगा, जवाब पूरा करूंगा। प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन जयसवाल साहब का सवाल बजट को लेकर बार-बार जी सर 10 सेकंड सवाल जी। देखिए मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। 1,000 मोहल्ला क्लिनिक आपके दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर बनाए आप। अगर एक मोहल्ला, देखिए एक मोहल्ला क्लिनिक में 50 लोगों को रोज अगर वैक्सीन लगती तो 60 दिन के अंदर 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती। नहीं, देखिए उनका तर्क भी ठीक है सर। देखिए मोहल्ला क्लिनिक में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है वहां पर, इस तरीके से वहां पर आप जो वैक्सीन है उसको रखने रखाव की व्यवस्था हो, लोग आए उसके बैठने की व्यवस्था। नहीं, सुनिए बताता हूँ जी। हर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने फ्रिज लगाया और वो चीज फ्रिज में रखी जाती है, ठंडे ज्यादा चाहिए होता है उसको, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर स्टाफ भी पूरा होता है। ठीक, जितने भी स्कूल है, देखिए जितने भी स्कूल इन्होंने वैक्सीन सेंटर बनाए ना जी, तो वह ये नहीं कि स्कूल के अंदर बैठा रखे हैं, जितने भी वैक्सीन लगाने सब रोड पे बैठे हैं जी। और जो आपने कपड़े का टेंट लगवा रखा है और जो बिना सैनिटाइजिंग कुर्सियां रखी है वहां बैठे, और कितनी कुर्सियां किसी पे 10 पड़ी, किसी 20 पड़ी, लगवाने वाले 50 है। आपका ये अगर इसी प्रकार का बजट को लेकर सवाल वो बार-बार पूछ रहे हैं सर। 35,000 करोड़ का बजट कहां है? मोहित जी मैं बड़ी टेक्निकल बात करी मैंने जी समझ गया सर। मैंने कहा कि 1,000 आपने जो बनाए, आपने सेंटर आपने जो बनाए, आपने मोहल्ला क्लिनिक, अगर 50 लोगों को, केवल 50 लोगों को रोज अगर वैक्सीन लगती तो 60 दिन में 3 करोड़ लोगों को लगती है। तो आप इस चीज का जवाब देंगे? पहली चीज, आपने जहां वैक्सीन सेंटर बनाए वहां भी आपने बाहर लोगों को बैठा रखा है, टेंट लगा के वहां भी बाहर बैठा सकते थे। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हम तो 1 महीने में कर देंगे, लेकिन व्यवस्था उन्होंने कर ली है, वैक्सीन आपको देनी है। लेकिन सर पहले बजट को लेकर वो बार-बार, अभी एक बार फिर से उन्होंने बजट को लेकर सवाल उठाया। देखिए उत्तर प्रदेश का सिस्टम क्या था? कूपन बांटते थे हम लोग। उत्तर प्रदेश में तो मोदी योगी जी लड़ रहे हैं सर, सिस्टम ये भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली में आज का मुद्दा वो नहीं है, वहाँ पर कौन लड़ रहा है तो तरफ नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश दिल्ली में भी सर कौन किससे लड़ रहा था, वहाँ नहीं जा रहे। आमने सामने से दोनों इंजन लड़ रहे हैं सर। एक्सीडेंट हो गया जो यूपी के अंदर एक्सीडेंट हो गया सर। सवाल पूछ रहा हूँ जयसवाल साहब, आपने अभी ठीक है जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। वो बार-बार बजट को लेकर कह रहे हैं, मैंने जितने सवाल करे इस डिबेट, मोहित जी जब से डिबेट शुरू हुई है मैंने जितने सवाल करे, जयसवाल जी ने एक भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं, ठीक है जवाब ले लीजिए। ठीक है सर। जयसवाल साहब आप 50 का उन्होंने कहा कि 50 लोगों की भी व्यवस्था की जाती तो भी संभव था कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का कार्यक्रम खत्म हो जाता, लोग होड़ से भी आते, नजदीक के नजदीक उनको सुविधा मिलती। मोहित जी बार बार वो शुरू से ही पूरी तरीके से आपकी बात को भी नहीं सुना, आपने जो अरविंद जी की वीडियो चला उसको भी नहीं सुना। वो क्या हम कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं जहाँ पे वोट वहीं पे वैक्सीनेशन। जी आप बार बार मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, वो बहुत अच्छा अभियान है सर, आपका उसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन संभवतः आपको मदद मिले, वैक्सीन मिलनी जरूरी है। जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो उन अभियानों का फिर क्या, उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा ना सर। बार बार पूछ रहे प्रदीप जी से कि आखिर आप जी ये करोड़ों
हम कह रहे हैं ये अभियान रुकेगा क्यों? अगर हमें वैक्सीन समय से मिलती रहेगी ये अभियान रुकेगा क्यों? ये बार बार कह रहे हैं कि हम लड़ते हैं, कहाँ लड़ते हैं? हम तो बार बार विनम्र हाथ जोड़ करके अरविंद हैं, जब मोदी जी कोई कार्य करते हैं तो उनका धन्यवाद। नहीं सर, अपनी जनता के लिए अगर लड़ना भी पड़े तो क्या दिक्कत है? हमने तस्वीरें देखी कि देश का एक मुख्यमंत्री था जो बार बार सामने आके ऑक्सीजन के लिए लड़ता रहा, लेकिन दूसरे राज्यों में लोग मरते रहे और सीएम चुप रहा। हमने देखे वो तस्वीरें। बिल्कुल, कि अगर हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हमें आपका सहयोग चाहिए तो क्या मोहित जी हम गलत कर रहे हैं? हम अगर कह रहे हैं कि आप हमें बड़े भाई के रूप में हमारा सहयोग दो, केंद्र जो है वो बड़ा भाई होता है। भारतीय राजनीति की जो परिस्थिति है, राज्य छोटे भाई होते हैं, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। आप बड़े भाई हो, आप हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से सुविधाएं दे सकते हो, आपके पास अधिकार ज्यादा है। अगर हम केंद्र से क्या आपने फिर पूछा था कि हम इस तरीके से व्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं? क्या आपने केंद्र से पूछा था? क्योंकि वैक्सीन नहीं आएगी तो फिर विवाद होगा, फिर राजनीति होगी। हमने देखा 2 दिन पहले किस तरह की स्थिति रही है। मैं इस पर प्रदीप भटनागर जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। भटनागर जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, दिल्ली में सांसद हैं सर, वो लोग भी सर क्या मांग कर रहे हैं अपने उन लोगों के लिए वैक्सीन की? अगर दिल्ली सरकार मुहैया नहीं करा पा रही, व्यवस्था नहीं कर पा रही है, क्या वो लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं? ये चीज तो मोहित जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को पूरी करूंगा। थोड़ी सी मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। पहली बात तो ये आम आदमी के जितने भी प्रवक्ता यूपी बिहार के आके यहाँ बैठ जाते हैं, जिन्हें दिल्ली के बारे में पता नहीं होता। नहीं देखिए सर, देखिए आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ। नहीं सर, मैं पता हो, सवालों का जवाब देने में सक्षम ना हो तो नहीं बैठना चाहिए। जब आप दिल्ली के वासी नहीं रहे, आप दिन बाहर से आके यहाँ बैठ गए आप प्रवक्ता बन के, तो नहीं देखिए प्रदीप भटनागर, देखिए आप अनुभवी व्यक्ति, इस तरह की बातें नहीं। देखिए नहीं मोहित जी मेरी मजबूरी ये बोला, मेरी मजबूरी ये है, इसलिए बोला मैंने कि आपसे मैंने जब से डिबेट चालू हुई है और नहीं ठीक है, वो आपका पॉइंट वैलिड है सर। नहीं यही होता है सर, हर डिबेट में मैं भटनागर जी सर आखिरी कमेंट खत्म होने जा रही है। एक प्रमाण दे रहा है, प्रमाण दे रहा है। मैंने आदरणीय बड़े भाई के रूप में कहा, मैंने बड़े भाई के रूप में कहा, मैंने इन्होंने अपना सेंटर दिखा दिया। अंतिम चरण में हम लोग हैं। अब प्रदीप भटनागर जी ज्यादा मत बोलो, दिल्ली के बारे में नॉलेज लेकर फिर बैठना। नहीं प्रदीप भटनागर बीजेपी के सांसद बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल जवाब नहीं, उन्होंने अपना दिखा दिया। प्लीज मोहित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपसे मैंने ये डिबेट का फाइनल लास्ट चल रहा है, खत्म होने वाली है, मैंने दिल्ली के विषय में अब तक 20 सवाल पूछ चुका है, आपने एक जवाब आप ये बता दीजिए सर, बीजेपी के सांसद वहां क्या कर रहे हैं सर? अंतिम कमेंट के रूप में मैं आपके पास हूँ। कौन सा बीजेपी का सांसद कौन कहाँ कर रहा है बताइए ना। लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? अगर दिल्ली की सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो? जी देखिए, हर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपने फंड से और अपने जितने भी लोकसभा क्षेत्र है सब में काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। इनके विधायक गायब है दिल्ली में इस समय। एक अस्पताल में एक बार इनके सीएम दिखाई नहीं दे कहीं भी घूमते हुए। अभी अगर ये 4 अस्पताल चालू कर देते तो 14,000 बेड चालू हो जाते।
मैंने इतने सवाल दिल्ली के विषय में पूछे, बता नहीं पाए पॉपुलेशन कितनी है, ठीक कितने है, लाख वैभव लोग। जायसवाल जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है भटनागर जी, वैभव जायसवाल साहब आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूँ, किस तरीके से आश्वस्त करेंगे सर आप जनता को कि जल्द ही उनका वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी, उन्हें जल्द ही उनको वैक्सीनेट किया जाएगा? मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। ये हमें गाली पे, इनके पास जवाब नहीं है, ये हमें भरा बुरा कहे, हम हमेशा इनको बड़े भाई के रूप में कहते आए, मैं आपने बार बार सुना होगा। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, हमारा काम है मोहित जी कि हम जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जनता के प्रति जो हमारी नीयत है वो यही है कि आप हमें जो सुविधाएं हम मांग रहे हैं, वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार नहीं बनाएगी, वैक्सीनेशन आप पूरा कर दो, लगाने की जिम्मेदारी हमारी है, सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से, और एक ठीक है सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो केंद्र हो या राज्य हो, दोनों के वाद विवाद में लेकिन जनता को इस तरीके से भुगतना पड़े, ये दुख भरी तस्वीरें सामने आती है। लेकिन उम्मीद यही है कि आज सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अभियान चलाया है, ये अगर सफल होता है तो लोगों को इससे फायदा जरूर मिलेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।